तो लास्ट क्लास से आगे बढ़ रहे हैं बेटा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि इस सब्जेक्ट की कहाँ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस आने वाली है, आखिर क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे हमें पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, वो सारी बातें अपन ने कर ली थी, और कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। आज अपन एक थोड़ा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा थ्योरेटिकल। उसके बाद हम जो है चैप्टर नंबर 2 में जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 मिला करके, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल एज वेल दोनों मिक्स्ड है, ये आपके 10 से लेके 20 तक जा सकते हैं, कितने भी नंबर के जा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 10 तो पक्का ही है सर, यस पक्का है 10, और उससे आगे भी जा सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। सबसे पहली बात पढ़ते हैं सर, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है। ये तो सर हमने, जब ऑडिट अगर आप जानते हो तो कॉस्ट ऑडिट भी जान जाओगे। कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, कुछ बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं, इनको आप थ्योरी जब लिखोगे ना तब आप क्योट कर पाओगे। कॉस्ट ऑडिट होती कैसे है पहले तो ये बात है, तभी तो आप समझ पाओगे इसको। प्रैक्टिकलिटी में बताता हूँ बेटा मैं कैसी होती है। कोशिश करूंगा आपको कि मेरे कुछ जो कॉस्ट ऑडिट के क्लाइंट्स हैं उनके भी मैं आपको एक्चुअल डेटा दिखा पाऊं, ताकि आप वहां पर और भी कनेक्ट कर पाए। तो कॉस्ट ऑडिट क्या होती है बेटा, देखिए जैसे अपनी स्टेचुरी ऑडिट होती है, उसके अंदर अपन क्या लेते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेते हैं, बैलेंस शीट, पी एंड। कॉस्ट ऑडिट के अंदर अपन को अगर कॉस्ट ऑडिट करनी है तो अपन को क्या लेना पड़ता है, कॉस्ट के अकाउंट्स। कॉस्ट के अकाउंट्स बोलो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की डिटेल बोलो, वो लेनी पड़ती। अब इसकी ऑडिट करनी है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही निकाली नहीं निकाली, कॉस्टिंग सही से करी है नहीं करी, इसकी ऑडिट करनी है। ऑडिट करेंगे कैसे भाई, जैसे अकाउंट्स में कोई चीज सही आपको चेक करनी है कि ये चीज सही से करी हुई है या नहीं करी हुई, तो आप किससे मैच करते हो, किससे देखते हो, आप एएस या इंड एएस से देखते हो। तो यहां पर किस चीज से देखें कि ये आपने कॉस्ट जो निकाली है वो सही है या गलत है। तो हम ये चेक करते हैं कि जो ये कॉस्ट निकाली गई है, कॉस्टिंग की गई है, ये एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं। और इसके लिए हमको क्या पढ़ना है इसमें, यही वो रीजन है जिसके लिए हमको क्या पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। ऑन दी अदर हैंड, कॉस्ट ऑडिटर हमसे ये पूछता है कि मुझे ये ऑडिट करते टाइम कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी है। क्योंकि स्टैच्यूटरी ऑडिटर के लिए तो आपने क्या बना रखे हैं, ऐसे बना रखे हैं, एस ए ऑडिट के अंदर होते हैं, आपने देखा होगा। तो आपको कॉस्ट ऑडिट कैसे करनी है, जैसे मान लो अपन लोगों को मिलके कोई कॉस्ट ऑडिट करनी है, ठीक है, उसकी क्या गाइडलाइंस है, कैसे करनी है, क्या करनी है, इसके लिए क्या बना रखे हैं बेटा, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बना रखे। इसके लिए क्या बना रखे, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। टू वेरीफाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या आपने कॉस्ट सही से निकाली या नहीं निकाली, कॉस्ट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कॉस्टिंग पी एंड एल सही से बनाया कि नहीं बनाया, कॉस्ट शीट सही से बनाई या नहीं बनाई, इसके लिए हम कॉस्ट ऑडिट करते हैं। अब ये सही है या गलत है कहां से पता चलेगा, यू हैव टू रीड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए अपन कॉस्ट ऑडिट के अंदर सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़े। और आपको ऑडिट करते टाइम क्या फॉलो करना है, किस चीज को समझते हुए, किस चीज को फॉलो करते हुए कॉस्ट ऑडिट करनी है, इसी के लिए बनाए गए हैं कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो कि दोनों चीजें हम आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक मीनिंग ले तो वेरीफाइंग और चेकिंग और एनालाइजिंग कॉस्ट। तो देखिए बेटा इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है आपके लिए, ताकि आप रिवीजन के टाइम पर इजीली इनको पढ़ पाए। एट द टाइम ऑफ रिवीजन आई विल ट्राई कि आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिल जाए, और वो है मेरे ऑलरेडी बने हुए, लेकिन मुझे नीड लगी तो ही आप शॉर्ट नोट से करिएगा, वरना ये भी कोई ज्यादा बड़े आपके नोट्स नहीं होने वाले। थ्योरी मुश्किल से 50 to 60 पेजेस की होने वाली है आपकी, बाकी प्रैक्टिकल का कंटेंट। तो देखिए कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। कई बार हम क्या करते हैं बेटा, कॉस्ट का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट से लेते हैं, जबकि कॉस्ट तो सर्विस की भी निकलती है। क्या आपने सर्विस की कॉस्ट निकालना सीखा है, यस सीखा है। कहां सीखा है सर, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ी होगी आप। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आप क्या सीखते हो, सर्विसेज की कॉस्ट भी निकालना सीखते हो। तो चाहे कॉस्ट प्रोडक्ट की भी निकल सकती है और सर्विस की भी निकल सकती है, तो किसी प्रोडक्ट की और सर्विस की कॉस्ट का वेरिफिकेशन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय आवर एंटरप्राइज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग के एक्सेप्टेड प्रिंसिपल मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो कॉस्ट ऑडिट को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो इट इज द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट का वेरिफिकेशन करना, और वो कॉस्ट कैसे निकाली गई हो, किसको फॉलो करते हुए निकाली गई हो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन, एक और टाइप ऑफ डिटेल डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द कॉस्ट स्टेटमेंट, cost records and other related information of an entity with a view to express an opinion thereof. Standard on cost auditing provides guidance to the cost auditor through each step of audit। मैंने आपको दोनों चीजें कंबाइन करके बता दी। दोनों चीजों का अगर अपन रिजल्ट निकाले, इंपॉर्टेंट बात निकाले, तो क्या क्या निकल के आती है देखिए बेटा। पहली चीज, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को वेरीफाई करोगे? ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्या चीज वेरीफाई करोगे भाई? कि ये एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, इनको कैलकुलेट करते टाइम फॉलो कैसे करोगे? क्या मतलब आपको ऑडिट करनी कैसे, ये कौन बताएगा? ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होता है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये बातें यहां पर बेटा बोली गई है, 3-4 बातें जो निकल करके आती है। अब हमारे इंस्टीट्यूट ने जो डेफिनेशन दी है वो ये रही, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन दी वो ये रही। क्या बोला? कॉस्ट ऑडिट, सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर द रिव्यू, examination and appraisal of the cost accounting records and attendant information required to be maintained by a specific industry as mandated by the applicable Companies Act and rules framed there। क्या बोला गया? कॉस्ट ऑडिट है रिव्यू करना, एग्जामाइन करना मतलब चेक करना हो गया दोनों के बाद। भाई पहले रिव्यू कर रहे हो मतलब आप देख रहे हो किसी चीज को, एग्जामाइन मतलब चेक कर रहे हो इसमें कोई गलती तो नहीं है, और फिर चेक कर, अप्रेजल करना मतलब हाँ भाई ओके है सब कुछ। अगर हम बोलते हैं ना ओके है सब कुछ, इसको बोलते हैं अप्रेजल। किस चीज को रिव्यू, एग्जामाइन और अप्रेजल किया जाएगा? जो कि आपने कॉस्ट अकाउंट्स बनाए हैं उसको किया जाएगा। अब एक बात मैं आपको कनेक्ट कराना चाहूंगा बेटा कि सर ये जो कॉस्ट ऑडिट है ना, ये कौन करेगा, कैसे करेगा? कौन करेगा? मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करेगा, जो सीएमए प्रैक्टिस में वही कर सकता है। लेकिन कॉस्ट ऑडिट करानी है, करना है, ये कहां से आता है, ये कहां बोला गया? तो आपने बेटा कंपनी लॉ के अंदर सेक्शन 148 पढ़ा होगा, कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो ये बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है। किस चीज की पावर है? कि वो नोटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को जिन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना। और कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। पहले यहां पर क्या बोल रखा था भाई? सीए भी कर सकता है, पहले ये था, लेकिन नहीं। देन कंपनीज एक्ट 2013 कम्स इनटू द पिक्चर और वहां पर अमेंड कर दिया गया, नो 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 वो नहीं, ओनली कौन? ओनली कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, और नहीं। बोला ठीक है सर, ये बात आ सेक्शन 148 आप वहां पर भी पढ़ चुके हैं, मैंने सिंपल शब्दों में आपको बता दिया। ये नॉलेज पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कई बच्चों के मन में ये भी आता सर ये कोई रटना है क्या? रटना नहीं है भाई, रटना कहीं पर भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पर ऐसी जगह आई ना कि रट लो तो मैं खुद बोलूंगा, वरना आपको बेसिक चीजें समझनी होता क्या है, और जहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है वो भी मैं ही बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, किस टाइप का बनेगा वो भी मैं ही बताऊंगा, शॉर्ट बनेगा या लॉन्ग बनेगा, दोनों टाइप से आपको उसी तरीके से पढ़ना है। अभी तक जो ये पार्ट पढ़ा अपन ने, ये कॉस्ट ऑडिट की जो डेफिनेशन है, इसको आप थियोरेटिकल क्वेश्चंस लिखते टाइम यूज कर सकते हो। इसकी जो लैंग्वेजेस है वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस लिखते टाइम यूज कर सकते हो। अब एक जल्दी से आप मुझे कॉस्ट ऑडिट की डेफिनेशन बताइए। सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑडिट क्या है, क्या किया जाता है इसके? जल्दी से बताओ। पहला पॉइंट,
हमको साथ साथ में याद कर लेना है बेटा, इसकी थ्योरी कंसेप्ट जो आएंगे छोटे मोटे वो साथ साथ में याद हो जाए। कॉस्ट ऑडिट में सबसे पहले क्या किया जाता है? यस बेटा, रिव्यू या एग्जामिनेशन बोल लो या वेरिफिकेशन बोल लो। किस चीज का किया जाता है? किस चीज का? यस बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। यस बेटा, दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट या कॉस्टिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बोल सकते हैं। किस बात के लिए वेरीफाई कर रहे हैं भाई? वेरीफाई कर रहे हैं कहां से मैच करेंगे, किस चीज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए? ये आपके जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है किसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए? जैसे अकाउंट्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंड एस के अकॉर्डिंग बनने चाहिए, वैसे ही यहां पर किसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए? कॉस्ट अकाउंट। और जब एक सीएमए कॉस्ट ऑडिट करेगा तो वो कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करेगा भाई? कॉस्ट ऑडिट करते टाइम कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करेगा सर? वो फॉलो करेगा कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। उसमें हमको गाइड बताएगी। देखो ये बहुत काम की चीजें हैं, जैसा मैंने बताया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को ऐसा मत समझो हमको पढ़ के पास होना है, ये सब्जेक्ट आपकी जिंदगी में भी काम आने वाला है। ये जो पढ़ोगे चीजें अगर आप प्रैक्टिस में गए तो ये चीजें करनी भी पड़ेगी। और सेम ऐसी होती है, कोई ऐसा नहीं है कि थ्योरी में लिख दिया और एक्चुअल में नहीं होता, सब कुछ वही है जो होता है। तो ये तो बेसिक बातें कर चुके हैं इस चैप्टर में, ऐसी बेसिक बेसिक बातें। अभी मैं आपको बताऊंगा सीएमए इंस्टीट्यूट कैसे बना, कैसे फ्रेम हुआ, कॉस्ट ऑडिट कैसे आई इंडिया के अंदर। आज जिस सीएमए इंस्टीट्यूट को अपन जिस नाम से देख रहे हैं वो पहले नाम नहीं था, कैसे था, ये सब। यस बेटा, ये डेफिनेशन हो गई कॉस्ट ऑडिट की जो अपन को लिखी। अब आगे बात आती है, यस बेटा आप चार्ट के थ्रू लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर थियोरटिकली लिख के ही बताना। अब कुछ नॉर्मल बातें हैं, आप एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे, आप फाइनल में आ चुके हो, नॉर्मल बातें आप ऑटोमेटिकली समझ जाओ। तो इसको मैं जल्दी से कवर कराता हूं। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, जो स्टेचुरी ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है बताओ? स्टेचुरी ऑडिटर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड। स्टेचुरी ऑडिटर जो आपने कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है इसको कौन अपॉइंट करता है? लेट मी सी, लेट मी चेक योर नॉलेज। और ये नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, अगर ये नॉलेज नहीं है तो क्या ही बताऊं। सर बोर्ड। देखिए अगर एग्जैक्ट आंसर दे तो सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं बनता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो जनरल मीटिंग होती है उसमें मेंबर से क्या लेनी पड़ती है? अप्रूवल लेनी पड़ती है। ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं मेंबर्स से लेनी पड़ती है। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर? यस और नो? क्या मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में डिफरेंस होता है या दोनों एक ही बात? तो मेरे पास कुछ जवाब आए हैं नो के, बट मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज देयर इज डिफरेंस। देयर इज डिफरेंस, नॉट सेम। सेम नहीं होते सर, कैसे? अभी बताता हूं। आप किसी आज जाओ स्टॉक एक्सचेंज में एनएसई पर जाओ, रिलायंस के शेयर खरीद लो। आर यू द मेंबर ऑफ रिलायंस? नो, यू आर शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। तो सर मेंबर कब बनते हैं? मेंबर तब बनते हो जब आपका नाम रिलायंस के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाएगा, देन यू बिकम द मेंबर। ये जरूरी नहीं है कि आप शेयर होल्डर हो तो मेंबर हो, ये जरूरी है कि मेंबर हो तो आप शेयर होल्डर जरूर होंगे। तो ध्यान रखिए कि डायरेक्टली शेयर खरीदते ही आप किसी कंपनी के मेंबर नहीं कहलाते। मेंबर कहलाने के लिए आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आना चाहिए, तब जाकर के कहलाते। ठीक है बेटा, तो दोनों डिफरेंट चीजें होती है, शेयर होल्डर इज डिफरेंट और मेंबर इज डिफरेंट। तो मेंबर जो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेते हैं ना, वो कौन लेते हैं? मेंबर्स लेते हैं, ध्यान रखना। ऐसे मान लो रिलायंस की अगले दिन मीटिंग होने वाली है, आप तो शेयर खरीद के पहुंच गए, बोला मैं भी मेंबर वोट करें, नहीं कर पाओ। जिसका नाम रजिस्टर और मेंबर में वही कर पाएगा। अब बेटा दूसरी बात आती है कि कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता हो? चलो एक बात इससे भी कनेक्ट करते हैं क्योंकि स्टेचुरी ऑडिट भी कनेक्ट करनी है। स्टेचुरी ऑडिटर की जो रिपोर्ट आती है भाई,
वो रिपोर्ट किसके पास जाती है बताओ मुझे। सर स्टेचुरी ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट करनी पड़ती है, ऑडिटर ने ये रिपोर्ट दी, मेंबर्स देखते हैं। कॉस्ट ऑडिट की जो रिपोर्ट है ना बेटा, पहली बात, कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं और इसकी रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाने के बाद सीधी पहुंचती है सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका रीजन भी बताऊंगा मैं आपको, लॉजिकल रीजन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचती है। तो ये हुआ सर, कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस रिपोर्ट को कहां पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट के पास में पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाते हैं मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, फॉर्म्स भरने पड़ते हैं कुछ, वो फॉर्म्स भर के पहुंचे। एक जनरल सी बात और कर रहे हैं, क्या स्टेचुरी ऑडिटर, क्या हमारा कॉस्ट ऑडिटर बन सकता है, नहीं बन सकता सर, नॉर्मल सी बात। और वैसे भी स्टेचुरी ऑडिटर तो सीए होता है, तो सीए स्टेचुरी ऑडिटर है, वो कॉस्ट ऑडिटर बनने का सवाल ही नहीं उठता, नहीं बन सकता। एक बात आपने और पढ़ी होगी, मुझे यस और नो में जवाब देना बेटा। आपने ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन पढ़ रखी है क्या, बताओ मुझे यस और नो। कंपनी लॉ में पढ़ रखी है स्टेचुरी ऑडिटर की, वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ऑन कॉस्ट ऑडिटर। तो स्टेचुरी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटी आर सेम एज कॉस्ट ऑडिटर, दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क। तो यहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको। क्या स्टेचुरी ऑडिट कॉस्ट ऑडिट एक ही होती है, आंसर इज नो। कॉस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द स्टेचुरी ऑडिट। किसी की स्टेचुरी ऑडिट हो रही है तो वो ऐसे नहीं बोल सकता मैं तो कॉस्ट ऑडिट नहीं कराऊंगा, मेरी तो स्टेचुरी ऑडिट होती है, करानी पड़ेगी। फिर मन में एक सवाल और आता है, सर किसको करानी पड़ेगी, इसके लिए अपन को इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, डिटेल कॉस्ट रिकॉर्ड्स किसको रखने, कॉस्ट ऑडिट किसको करानी, किसको नहीं करानी, वहां मैं आपको पूरी प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं कि कहां हम लैग करते हैं, कहां कॉस्ट ऑडिट की पावर में कमी है और कहां हम जो है आगे सुपीरियर है चीजों। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा, ये बात यहां पर भी आ गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करे। अब कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे 30 दिन के अंदर। ये अगले चैप्टर में डिटेल में आएगा, मैं वहां पर आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए बेटा, कॉस्ट ऑडिटर ऑडिट कर लिया, अपनी रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्यों पहुंचाई जा रही, बात समझ नहीं आ रही होगी, अभी आएगी समझ में आगे जाके, जब मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा ना तब आपको समझ में आएगी। कॉस्ट ऑडिट की हिस्ट्री देखो, एक बात बोली गई, कॉस्ट ऑडिटर जो कि डिफॉल्ट करता है वो सेम उसी तरीके से पनिशेबल होगा जैसे सेक्शन 147 में स्टेचुरी ऑडिटर के लिए। ये आगे ही बात करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, मतलब सेम है, स्टेचुरी ऑडिटर को जो सजा है, जो डिफॉल्ट की, वही सजा सेम कॉस्ट ऑडिटर। क्या है क्या नहीं आगे सेपरेटली बात कर लेंगे, अभी इसके डिटेल में नहीं। अब एक बात करते हैं बेटा, सीएमए इंस्टीट्यूट कैसे बना, सीएमए इंस्टीट्यूट कैसे बना। देखो बेटा 1944 के अंदर आईसीडब्ल्यूए इंस्टीट्यूट बना था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आज तो आप आईसीएमएआई या आईसीएआई कहते हो, पहले आईसीडब्ल्यूए नाम था इसका पूरा। और आपको जानते हुए सरप्राइज होगा, पहले ये कंपनी था एक, पहले इसको एज ए कंपनी बनाया गया था 1944। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट आज आप देख रहे हैं वो 1944 के अंदर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नाम से स्टैब्लिश्ड हुआ था। कंपनीज एक्ट 1913 चला करता था एज ए लिमिटेड कंपनी। तो आज जो सीएमए इंस्टीट्यूट है वो तो स्टेचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी होगी, लेकिन उससे पहले वो कंपनी हुआ करता था। और नाम क्या था, पुराना नाम आईसीडब्ल्यूए जो आप देखते हैं। 1959 के अंदर हमारे सीएमए का एक्ट आया था। जब ये एक्ट आया ना सीएमए का, तब ये स्टेचुरी बॉडी बन गया, अपने आप में अलग गवर्नमेंट की बॉडी कहलाने लगा उसके। तो 1959 के अंदर क्या हुआ, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट आया, और तब हमारा
जो है एक अलग, जो बोल सकते हैं, पहचान बनी आईसीडब्ल्यू। 1944 में ही आ गए थे हम, कई लोग सोचते हैं 1959 में आए थे, हम 1944 में ही आ गए थे। आजादी से भी पहले आ गए थे, अंग्रेजों ने बना दिया था इस बॉडी को एज ए लिमिटेड। इसको सर बनाने की जरूरत क्या पड़ी आपके मन में, ये भी आ रहा होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे एक कहानी है। और फिर उसके बाद में 2012 के अंदर आज जो करंट नेम आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएमए, इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम चेंज करने का बेसिक ऐसे तो कोई रीजन नहीं है, देखो मैं आईसीडब्ल्यू नेम का रीजन बताता हूँ। कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ, होता क्या था कि वर्क्स जो यूज होता है ना वो लेबर वगैरह के लिए होता है, आप देखते होंगे। तो इस आईसीडब्ल्यू नाम से लोग क्या सोचते थे कि ये फैक्ट्री में काम करते हैं, ये कहाँ वर्क होता है इनका, इनका ओनली फैक्ट्री में ही काम होता है, कॉस्ट वॉस्ट वहीं निकलती है तो वहीं काम होता है, फैक्ट्री वगैरह। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करा, इंस्टीट्यूट ने सोचा यार अभी हमको तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग सोच रहे हैं तो फैक्ट्री में बैठते हैं, लोग इस सोच के कोर्स ही नहीं करते, मतलब फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में बैठते हो तुम, लेकिन उनको पता थोड़ी ना है लोगों को। तो फिर नाम अमेंड करा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वैसे तो आज बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक मैनेजमेंट वर्ड तो नहीं आया है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नाम कर दिया गया, सीएमए नाम कर दिया गया इस कोर्स का। तो सीएमए जो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका ऑफिशियल नेम अभी भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स ही है, वो 2012 के अंदर, 1944 में ये इंस्टीट्यूट बना था एज ए कंपनी। 1959 में इनका एक्ट बना करके इसको सेपरेट एक बॉडी, कॉर्पोरेट बॉडी बना दिया गया, स्टेचुरी बॉडी। 2012 में आईसीडब्ल्यू से चेंज होकर इसका नाम क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं बेटा मैं, कॉस्ट ऑडिट कैसे आई। ये कॉस्ट ऑडिट के पीछे ही कॉस्ट का इंस्टीट्यूट बना। पहले क्या होता था बेटा कि जो गवर्नमेंट है ना, 1947 के टाइम या इस टाइम पर क्या हुई थी, हमको आजादी मिली थी, और गवर्नमेंट किस काम में लगी हुई थी, डेवलपमेंट के काम में, डेवलपमेंट के काम में लगी हुई थी। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, डेवलपमेंट के कामों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी, क्या देती थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी कॉन्ट्रैक्टर्स को। और कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट्स जो दिए जाते थे वो कैसे दिए जाते थे, कॉस्ट प्लस बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्टर बोलता था मेरे इतने रुपए का खर्चा आ रहा है, प्लस इसमें मेरा प्रॉफिट जोड़ के मुझे ये पेमेंट कर दो। हुआ क्या, धीरे धीरे बेटा ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करने लगे, अपना खर्चा, अपनी कॉस्ट को ज्यादा बताने लगे। कॉस्ट ज्यादा बताते थे, फिर प्रॉफिट जोड़ते थे, प्रॉफिट भी ज्यादा, गवर्नमेंट को चूना लगा रहे थे, सिंपल सी। गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो दिक्कत है। इसी टाइम पर एक डालमिया जैन कंपनी थी, उनका एक घोटाला हो गया। घोटाला कैसे हो गया, उन्होंने ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे ही कुछ कामों में अपनी कॉस्ट को जो है अपने हिसाब से कभी तो बढ़ा दिया, कभी कॉस्ट को कम कर दिया। वो क्या करते थे, फाइनेंशियल अकाउंट्स को नहीं छेड़ा करते थे, बड़े होशियार थे वो। फाइनेंशियल अकाउंट्स को नहीं छेड़ा करते थे, वो कॉस्ट अकाउंट्स को छेड़ते थे। अपने प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए वो कई बार कॉस्ट को कम कर दिया करते थे, और जब उनको प्रॉफिट कम दिखाना है तो इसको क्या कर दिया करते थे, बढ़ा दिया करते थे। ये घोटाला सामने आया, इससे टैक्स का नुकसान वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा दिया, सब नुकसान। फिर एक कमेटी बनाई गई इस जांच के लिए कि यार जांच करो इस घोटाले की। और उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ना, तो है मेरे पास, मैंने उसको पढ़ने की कोशिश भी करी, लेकिन डिटेल रिपोर्ट पढ़ी नहीं जा सकती। 850 पेजों की एक रिपोर्ट बना के दी उन्होंने। मेन जो था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करते थे ये लोग, ज्यादा बता दिया करते थे। इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, उसको ज्यादा बताया करते थे, ओवरकास्ट किया करते थे। 2 सालों तक ज्यादा बताया और 1 साल में कम बताया, अपने हिसाब से बता दिया। तो ये रिपोर्ट वगैरह सारी यहां से निकल गई। ये गवर्नमेंट को एक तो मोटिव मिल ही गया यार, ये ऑडिट कराओ कॉस्ट की, अभी तक तो ये मिला था। इसके बाद में क्या आ गई कि इसके थोड़े दिन बाद ही हमारे यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की स्कैरसिटी हो गई, इनपुट्स वगैरह कम होने लगे। इनपुट्स कम होने लगे तो इनपुट कम होने का बहाना देकर के कंपनीज क्या करने लगी, प्राइजेस को बढ़ाने लगी। जनता परेशान, ले यार ये तो रेट बढ़ाए जा रहे, रेट बढ़ाए जा रहे।
गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट को लोग बोलते थे हमारी कॉस्ट इतनी आ रही, और उस टाइम कॉस्ट चेक करने का, कॉस्ट को वेरीफाई करवाने का कोई ऑथेंटिक रास्ता ही नहीं था, करा ही नहीं सकते आप, कॉस्ट ऑडिट नाम की चीज ही नहीं थी। गवर्नमेंट को जरूरत महसूस हुई कि यार कॉस्ट को तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना यार, कॉस्ट इनका बोला और अपन मान लिया यार ये तो गलत है ना, तो अपन कॉस्ट को वेरीफाई करवाते हैं। ये कुछ कारण रहे जिस वजह से उसके बाद में जो है कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस की। ये तो एक मोटी पिक्चर थी आपकी। अब डिटेल पिक्चर्स में चलते हैं बेटा कि कैसे कैसे कॉस्ट ऑडिट का जन्म हुआ, हिस्ट्री एंड जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट का जन्म कैसे हुआ वो देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या करती थी, कॉन्ट्रैक्ट जो देती थी वो कॉस्ट प्लस बेसिस पर देती थी, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देती थी। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, कॉस्ट प्लस एक प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ करते थे उस टाइम। अब इसके बाद में क्या हुआ बेटा, गवर्नमेंट ने क्या करा, इनकी कॉस्ट को वेरीफाई एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू करा। ये अपना कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, ये गवर्नमेंट अब इनकी कॉस्ट को क्या करने में लगी है, वेरीफाई करने में लगी, इन्वेस्टिगेशन में लगी। इसी के साथ साथ एक चीज जोर पकड़ने लगी, 1944 में कॉस्ट अकाउंट अपना इंस्टीट्यूट तो बन ही चुका था, कॉस्ट कॉन्शियसनेस वर्ड यूज हुआ। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, कंपनी क्या करती थी उस टाइम पर, सोचती थी सेल्स बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन अब एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। वो क्या बोलती थी, भाई सेल्स बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं है, कस्टमर आएगा तभी तो करेंगे, लेकिन कॉस्ट को कम करना हमारे हाथ में, कॉस्ट कम कर लो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पर जो है कॉस्ट कॉन्शियसनेस का जन्म के, कॉस्ट कॉन्शियसनेस मतलब कॉस्ट के प्रति लोग जागरूक हुए कि इस पर कंट्रोल कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से 1944 में इसको प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए हमारा ICWA इंस्टीट्यूट बना था एज ए लिमिटेड कंपनी। धीरे 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर बढ़ ही रहा था, नई नई कंपनीज आती जा रही थी और उनकी कॉस्ट करना चेक करना जरूरी था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से हम पहले ही सबक ले चुके थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या हालत करी थी। और उस टाइम पर कंपनीज ये बोला करती थी कि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इस वजह से जो है हमारा फिर प्राइस भी ज्यादा रखना पड़ेगा। अब इसी के लिए एक अलग से बॉडी डेवलप की गई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसको स्टेचुरी पावर्स दिए गए। सर कंपनी से स्टेचुरी में क्यों लाए, क्वेश्चन ये भी आता है। कंपनी के पास में बेटा लिमिटेड पावर होते हैं, कंपनी के पास में लिमिटेड पावर्स थे, ऐसे हर कुछ नहीं कर सकती थी वो। लेकिन अब क्या हुआ कि 1959 में उसको कंपनी से एक स्टेचुरी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, भारत सरकार की बॉडी बन गई, सरकारी बन गई मतलब से। अब ये बना ही था, इससे थोड़ा टाइम पहले मिड 50s में 1949 के आसपास में क्या हुआ था, एक डालमिया जैन कंपनीज का फ्रॉड हुआ था, जिसने गवर्नमेंट को पूरे बुरे तरीके से हिला दिया था। फ्रॉड लाखों का ही था, लेकिन उस टाइम के लाखों आज के करोड़ों के बराबर है। तो उस टाइम पर क्या गवर्नमेंट को थोड़ा झटका लगा, उस टाइम की सरकार हिल गई, नई नई सरकार बनी थी, आजादी मिली थी, और 50s के अंदर ही ये काम होगा। तो अब क्या करें, फिर गवर्नमेंट ने क्या करी, एक कमिटी बनाई, विविन बोस कमीशन एंड लेटर दत्ता कमीशन एंड दयाप्री शास्त्री कमेटी। अब ये क्या था बेटा, ये लोग कहां के थे, ये कोलकाता के थे, साउथ इंडिया के थे ये लोग, ठीक है। तो इससे जो लोग जुड़े हुए थे ना बेटा, इससे जो लोग जुड़े हुए थे, और आप अगर पास्ट में जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको पता होगा कोलकाता वाज द कैपिटल, कोलकाता को एज ए कैपिटल भी यूज किया जाता था कई चीजों में। तो उस वजह से CMA इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर बना वो भी कोलकाता के अंदर बन गया, जो हेडक्वार्टर बना वो भी कोलकाता के अंदर। ये नेम याद रखेंगे, MCQ में पूछा जा सकता है, विवेन बोस कमीशन, उसके बाद में दत्ता कमीशन एंड तेपात्री शास्त्री कमेटी। इन कमिटीज ने पूरा सब कुछ किया और 850 पेज की रिपोर्ट सबमिट करी। आप अगर डालमिया जैन कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अगर गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत बड़ी रिपोर्ट आती है, इतनी बड़ी रिपोर्ट आप पढ़ भी नहीं पाए। ये सब हो जाने के बाद में बेटा ये कमिटी वगैरह बना दी, इन्होंने सब करके फिर फाइनली क्या बोला, बोला देखो फ्रॉड हो गया, देश में दिक्कत हो गई, सरकार को दिक्कत हो गई,
अब आगे से ना हो ऐसा कुछ करो ना यार, जो हो गया वो तो हो गया, अब उनको सजा दे दो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। तो इसके लिए अब क्या इंट्रोड्यूस करने की रिकमेंडेशन दी इस कमेटी ने, बोला कॉस्ट ऑडिट रिकमेंड करो, कॉस्ट ऑडिट इंप्लीमेंट करो आप। कमेटी के लोग बैठे, डिसीजन लिया कि यार कॉस्ट ऑडिट की रिकमेंडेशन देनी चाहिए। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस टाइम पर चल ही रहा था भाई, नया नया देश आजाद हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही थी, शॉर्टेज हो रही थी। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज वगैरह पैदा होने लगी, और गुड्स एंड सर्विसेज की शॉर्टेज बता बता करके कंपनीज क्या बोल रही थी कि हम जो है प्राइसेस ज्यादा रखें। गवर्नमेंट परेशान होगी, गवर्नमेंट ने क्या करा, cost audit and maintenance of structure cost data was considered as important instrument in the hands of regulated authorities to monitor, control and regulate the efficient use of scarce resources and inputs so made available monitor cost of production and this। अब कंपनीज जो बोल रही थी कि हमारी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि कॉस्ट ऑडिट करवाओ। अब तो कुछ सब पर नहीं लगाई गई, कुछ एरियाज पर लगाई गई शुरू शुरू में कॉस्ट ऑडिट, 44 इंडस्ट्रीज थी उन पर, वो भी बाद में काफी जाकर के। उस टाइम पर तो ऐसे ही, मतलब ऐसा कोई मैंडेटरी टाइप नहीं करा भाई, देश नया नया आजाद था, स्कैरसिटी थी, ऊपर से लॉ को और हार्ड बना देंगे दिक्कत होगी, लेकिन उनका कॉस्ट वगैरह का पता करना जरूरी था। तो उनकी कॉस्ट को चेक करवाने के लिए कि यार ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये प्राइस जबरदस्ती तो ज्यादा नहीं बता रहे, तो ये सब करने के लिए फाइनली अब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑडिट का जन्म हो गया भाई, कॉस्ट ऑडिट जन्म हो गया, खुश हो गया, नया नया न्यू बॉर्न बेबी कॉस्ट ऑडिट के नाम से देखने को मिला देश। तो ऐसा हुआ कि सर इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स दिया करती थी। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी क्या किया करती थी, ज्यादा कॉस्ट बताया करती थी, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, चूना लगा रही थी कंपनी, गवर्नमेंट ने वेरीफाई करना चालू करा, कॉस्ट को वेरीफाई करना चालू करा। ठीक है, इसके बाद में कॉस्ट कॉन्शियसनेस आने लगी और 1944 में हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट एज ए कंपनी बन गया, 1959 में स्टेचुरी बॉडी बन गया, उसके बाद में फ्रॉड हो गया डालमिया जैन कंपनी का, फिर कमिटीज बना दी गई भी। ये डायग्राम के थ्रू मैंने, अगर आपको कभी भी क्विक रिवीजन करना हो इसका, तो ये डायग्राम से आपको ऑटोमेटिकली क्विक रिवीजन हो जाएगा। फिर कमेटी बनी, शॉर्टेज आने लगी तो फाइनली अब सारा सब कुछ डिस्कशन के बाद कॉस्ट ऑडिट का जन्म हो गया। इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट इंडिया के अंदर आई। अब ईयर वाइज देखना चाहे अगर, कि ईयर वाइज सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट कब आई, तो 1965 के अंदर बेटा जो है कॉस्ट ऑडिट ने पहला कदम अपना रखा था इस दुनिया के अंदर, इंडिया में बोल रहा हूं। कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर एक सेक्शन था 233B, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंदर डाला गया, बोला उसके अंदर बोला गया आपको कॉस्ट ऑडिट करवानी। और एक सेक्शन और था 209 सबसेक्शन 1 क्लोज डी, इसमें बोला आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना। कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट सर अलग अलग चीज होती है क्या? बिल्कुल अलग। आगे अपन पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स दोनों डिफरेंट थिंग है। जैसे एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट दोनों अलग चीज है ना। कुछ लिमिट से आगे पढ़ेंगे, 35 करोड़ की है, 35 करोड़ या उससे ऊपर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, आपको आपकी कॉस्ट शीट बनानी है और कॉस्टिंग P&L बनाना है वगैरह। कॉस्ट ऑडिट बनाने की लिमिट अलग है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर कॉस्टिंग बनाने की लिमिट अलग है, जो अपन आगे पढ़े। तो 233B सेक्शन ने क्या किया, 233B सेक्शन ने कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला और इस सेक्शन ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बारे में। और ये जो सेक्शन था ना बेटा, इसके अंदर सीए को भी पावर थी। सीए को भी पावर क्यों दी गई? उस टाइम तक इतने सीएमए थे ही नहीं, कोर्स की इतनी जागरूकता ही नहीं थी, तो इतने एडिक्वेट नंबर ऑफ सीएमए मिल ही नहीं रहे थे, इसलिए सीए को भी देने पड़े। फिर जो एरा रहा 1965 से लेकर 208 तक का, 44 इंडस्ट्रीज को इसके अंदर क्या कर दिया गया, कवर कर दिया गया धीरे धीरे कॉस्ट ऑडिट वगैरह के अंदर। लेकिन फिर भी सीरियस नहीं था, मैं बताऊं मामला सीरियस नहीं था तब तक। 2008 के अंदर क्या हुआ कि एक ग्रुप बनाया गवर्नमेंट कि इस सिस्टम को समझो यार, ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट का और ये कॉस्ट ऑडिटिंग का चल रहा। उन्होंने भाई पूरी स्टडी करके 2009 में अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। देन फाइनली अब डिटेल आई, यहां से सीएमए का जो है बूम आया, सीएमए के लिए जो है
अपनी जागरूकता बढ़ी। 2011 के अंदर कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स लाए गए, उसमें बताया गया कि किसको कॉस्ट ऑडिट करानी है, क्या टर्नओवर लिमिट्स है, क्या है, सब कुछ। इसी के आने के बाद 2012 से जो है कॉस्ट ऑडिट को डिटेल सब्जेक्ट के रूप में डाला गया। इन डिटेल पहले भी था, लेकिन डिटेल कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स भी डाले गए, और फर्दर इनको नया भी बनाया गया 2014 के अंदर। और आज भी अपन देख रहे हैं 2019 में भी ये थोड़े बहुत जो है अमेंड हुए थे। तो इस तरीके से शुरू से लेकर आज तक की जर्नी कॉस्ट ऑडिट ने प्रिपेयर करी। अगर हम अब ओनली कंटेंट ना पढ़े, ओनली डायग्राम देखें, तो भी आप बात को समझ पाएंगे। इनसे रिलेटेड मैंने ये चीजें डाल दी है नोट्स में। सबसे पहली बात सर, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देती थी गवर्नमेंट, उसको वेरीफाई करना शुरू करा। कॉस्ट कॉन्शियसनेस आ गई, सीएमए इंस्टीट्यूट बन गया, फिर फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया तो कमिटी बना दी, कमिटी बनाने के बाद शॉर्टेज आने लग गई, और शॉर्टेज के बाद में कॉस्ट ऑडिट आ गई। आपको ध्यान रखना है बेटा, पहली बार कॉस्ट ऑडिट कब आई थी, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखें। तो एक बार जल्दी से बेटा मुझे बताएंगे यहां तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो। एक तरीके से मान लो ये अपने ही इंस्टीट्यूट, अपनी ही हिस्ट्री पढ़ रहे हो कि कैसे हम यहां तक पहुंचे, कैसे कैसे करके हम यहां तक आए। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या होगा बेटा? अभी तक तो आंसर ही आ जाना चाहिए था। कौन सा सेक्शन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है? स्पेसिफाई ऑडिट आइटम कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज। और ये पढ़ा था अपन, शुरू शुरू में ही सेक्शन पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है। यस बेटा, सेक्शन 140। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द, ये जनरल क्वेश्चन है। क्या भाई, क्या देखोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स देखोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट देखोगे, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? वर्ड भी आया है, एग्जैक्ट वर्ड भी आया अगर तुमको याद हो। यस बेटा, सी इज द राइट आंसर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें भी सी, इसमें भी सी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ये चीज तो अभी तक आई नहीं है, डिफॉल्ट वाली ये चीज भी नहीं आई, लेकिन मैं आपको जनरली बात बता दूं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस बेसिस पर मेंटेन होते हैं, किस बेसिस पर? आप खुद ही सोचो और बता दो मुझे। क्या कैश बेसिस पर होते हैं, एक्चुअल बेसिस पर, या अक्रूवल बेसिस पर? कॉस्ट ऑडिट में बेटा एस्टिमेट्स पर चलती है कुछ चीजें, आपको अगर ध्यान हो तो। आगे पढ़ाऊंगा मैं, जब प्रैक्टिकल आएंगे तब तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको समझ सकते हैं। अक्रूवल बेसिस पर जो है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। इसका बता दो आंसर, बस इतने कर लेते हैं एमसी। कॉस्ट ऑडिट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, पहले शुरू शुरू में कॉस्ट ऑडिट कौन से साल से आई थी? यस बेटा, 1965 से आई थी। और कोई देखते हैं, और कोई बता सकते हैं? हाँ, ये भी बता सकते हो तुम। इन दोनों का आंसर बताओ भाई, इसका ही बताओ, इसका ही बताओ। सीएमए से कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आने के कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचानी? 30 डेज में सर। और रीनेम कौन से साल में हुआ भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कब बन गए हम? यस बेटा, 2000, 2012 के या 11 के अंदर, 2011 में या 12 में? 2011 में बने या 12 में बने? सोच लो। पक्का है 12? यस, पक्का है सर, 12। तो 11 में क्या हुआ था? अभी अभी अपन 11 में बात कर रहे थे ना यार, कुछ तो हुआ था। कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स, ध्यान रखना इस
कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स आए थे और वहां से जो है कॉस्ट ऑडिट पर डिटेल जो है रिकॉर्ड रूल्स आना चालू हो गए थे। तो बताइए बेटा, इतनी बातें आपको क्लियर है कि नहीं आज की, यस और नो? क्योंकि अगला पॉइंट अपन ये सेल्फ स्टडी के लिए दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, इसको पढ़ेंगे आप। फाइनल के बच्चों आपको इतना तो मुझे नहीं पढ़ाना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑडिट से क्या क्या फायदे होंगे। ये सेल्फ स्टडी आप एक बार कर लेंगे, फिर अपन इसको रिवाइज कर लेंगे। ये तो पहला चैप्टर है, थियोरटिकल है, प्रैक्टिकल बातें, प्रैक्टिकल चीजें, एंड ये भी एक बार, ये तो तुमको है ना मेरे बिना बताए आना चाहिए कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन कॉस्ट ऑडिटर। जो स्टेचुरी है वही कॉस्ट ऑडिटर की है चीजें। तो इसको रीड करेंगे एक बार, सेल्फ स्टडी, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे बेटा डिटेल। चलिए बेटा, इस क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।